नमस्ते दोस्तों। आज से हम एक नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, सवाल और जवाबों का। सवाल आपके, जवाब हमारे आचार्य सुनील जी के। ये सेशन हम हर वीक प्रस्तुत करेंगे। आप भी अपने सवालों के जवाब इसमें पूछ सकते हैं। आप ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। नंबर और ईमेल आईडी हम स्क्रीन पर बताएंगे आपको। आचार्य जी ने पिछले दिनों कुछ वेबिनार किए थे और अपने काफ़ी मित्रों और शिष्यों ने उनके सवाल जवाब किए थे, ईमेल किए थे, और उन सवालों के जवाब आज हम आपको बताना चाहते हैं कुछ। तो मैं स्वामी जी से अभी सवाल करूंगा। आचार्य सुनील स्वामी जी। आचार्य जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्ते, कैसे हो? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? आचार्य जी बस एकदम फर्स्ट क्लास, बताइए। आपकी चर्चे अभी सब जगह पे होने लगे हैं। अभी जैसे लास्ट अच्छा। टाइम हमने वेबिनार किए थे, तो हम्म। उसमें काफ़ी सवाल आए थे लोगों के। उसमें से अभी किसी ने मेल हम्म। किया है, एक दहीसर मुंबई से हेमलता बहन जी पूछ रही हैं, हाँ। अगर डेट ऑफ बर्थ हाँ। और टाइम दो बच्चों हाँ। का सेम है, हाँ। जैसे कि एग्जांपल एक ही हाँ। हॉस्पिटल में एक ही जगह पर दो बच्चे एक ही समय पर होते हैं, तो उनका फ्यूचर क्या हाँ। सेम रहता है या अलग अलग रहेगा? हाँ स्वामी सी जी। एक्चुअली। हाँ। हाँ। सुनील जी, ये आपने सवाल पूछा है, कई लोगों के दिमाग में चलता है कि दो जुड़वा बच्चे होते हैं तो उनका भविष्य क्यों अलग अलग होता है। उनका भविष्य इसीलिए अलग अलग होता है क्योंकि जो भी कुंडली बनती है, जो ग्रहों के हिसाब से जो बच्चे का जन्म होता है, वो उसके पिछले जन्म के कर्मों के बेस पे होता है। और ये कर्म की थियरी है, इसी कर्म की थियरी से हम आगे बढ़ते हैं और इसी कर्म की थियरी से नया जन्म होता है हमारा। तो ये कर्म की थियरी की हिसाब से उनका जन्म जो होता है, वो भले एक ही समय पे एक ही मिनट में हुआ, तो लेकिन अलग अलग उनका भविष्य बनता है। और जुड़वा बच्चे हैं तो समझो कि जैसे दिखने में बहुत सेम टू सेम रहेंगे, या एक ही हॉस्पिटल में एक ही समय पे बच्चा पैदा होता है, तो उस समय पे क्या होता है कि भले ग्रह नक्षत्र सेम होते हैं, लेकिन उनका भविष्य जो अलग होता है उसकी वजह कर्म और उसके जो पिछले जन्म का कर्म होता है उसके बेस पे वो चलता है। इसीलिए उनकी दोनों की कुंडली अलग अलग हो जाती है, भले उसमें दिखने में एक ही होती है लेकिन अलग अलग होती है। कई बार कई थियरी ऐसे अलग अलग कई है ये है कि नक्षत्र है उसका लॉर्ड अलग हो जाता है, उसके सब लॉर्ड को देख के कई बार कई शास्त्र के अंदर ऐसा, एस्ट्रोलॉजी शास्त्र में ऐसा बताया गया है, केपी शास्त्र जैसा है, वैसे उसके सब लॉर्ड से सब लॉर्ड को जाके देख के उसका वो चेंजेस दिखाने को प्रयत्न करते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर देखना चाहे तो वो कर्म की थियरी से ही चलता है, और इसी वजह से वो दोनों कुंडलियां अलग अलग प्रिडिक्शन में आती हैं। और आपको और एक अच्छी सी बात बता दूं, अगर समझो कि मेरे पास में दोनों कुंडली आई है और दोनों जुड़वा बच्चे हैं, तो मैं जब प्रिडिक्शन करूंगा तो दोनों का प्रिडिक्शन मैं अलग अलग बोलता हूँ। अच्छा। क्यों अलग अलग बोलता हूँ वो, क्योंकि क्योंकि मुझे मेरे मुंह से जो बुलवाएगा वो अलग अलग बुलवाया जाएगा, क्योंकि वो मैं जो प्रिडिक्शन कर रहा हूँ वो प्रिडिक्शन तो ऊपर वाले के बेस पे मुझे करने को हो रहा है, तो वो मैं ग्रहों को लेके पकड़ के करता हूँ, तो ग्रह मुझे उसी के कर्मों के बेस पे जो उसकी कुंडली उसका भविष्य बताने वाला है, वो भविष्य मुझे बोलने के लिए प्रेरित करता है, और मैं उसको अलग अलग रीत से उसको बोलता हूँ। और वो होता भी है ऐसा, और उसके कर्मों के बेस पे वो अलग अलग देता है। सी बेसिकली हम जब भी जन्म लेते हैं ना, तो आप देखोगे कई कई बड़े बड़े पैसे वाले हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मिनिस्टर्स है, सब है, सबके पास पैसा है, सबके पास बड़ा खानदान है, सब कुछ है। लेकिन जब मर जाते हैं तो कोई भी चीज साथ में नहीं जाती, साथ में खाली कर्म जाते हैं। अच्छा। अब समझो गए जन्म में अगर कर्म खराब होंगे और वो कर्म अगर सुधारने जा रहे हैं, है ना, तो उसको एक मौका मिला, तो वो क्या करेगा, वो कर्मों जो खराब कर्म है उसको इस जन्म में वो सुधार सकता है, और नए अच्छे कर्म से वो अच्छे कर्म लेके वापस आगे जा सकता है। तो ये एक कर्म की तैयारी है, इसी वजह से वो दोनों कुंडलियां अलग अलग हो जाती धन्यवाद आचार्य है। जी। और बताइए।
आई थिंक थैंक हेमलता यू, बहन को बोलिए। उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा। और भी क्वेरी हुई तो आप आगे पूछ सकते हैं, ठीक है। हम्म, अच्छा आचार्य जी, अभी विलेपार्ले से संगीता जी का प्रश्न है कि हम्म। कुंडली दिखाने से क्या फायदा होता है? सी बेसिकली क्या हम फायदा मिलता बताएं कि है? हाँ। हाँ, सी बेसिकली अगर आप देखते हैं तो कई हम हमारी ऐसी धारणा है कि कुंडली कोई दिखाता नहीं है, लेकिन अगर नहीं दिखाना, इसकी वजह यह है, डर लगता है कि अगर हमें कुछ आगे का पता चल गया तो हमारा भविष्य जो है वो अच्छे से चल रहा है वो खराब हो जाएगा। ये सब डर जो है लोगों के अंदर, इस वजह से प्रॉब्लम लोग ज्यादा करके कुंडली में जाते नहीं है। बट मेरा ये कहना है कि अगर आप यहाँ पे जन्म लिए हैं और आपके ग्रहों को यहाँ पे अगर कुंडली के द्वारा आपको ऊपर वाले ने पूरा जो आपका भविष्य है, जन्म से लेके अंत तक का सारा चीज एक बुक में लिख के दे दिया है, तो वो बुक को आप अपने अच्छे से एस्ट्रोलॉजर या जो शास्त्री जी है उनसे पढ़वाइए और उससे आप उसका फायदा उठाइए, क्योंकि उसके अंदर जो लिखा है वो भगवान ने लिख के दिया है। अब वो जो लिखा है उसको आप सही सही पढ़ के उसका फायदा लोगे तो आपको फायदा होगा। जैसे अभी समझो कि अगर आप कहीं पे किसी का एक्सीडेंट होने वाला है और वो उसको नहीं पता है तो उसको बड़ा सा नुकसान होगा। अगर उसको किसी ने बता दिया कि आपकी कुंडली में लिखा है ये दिन पे आपका एक्सीडेंट होने वाला है, तो आप क्या करोगे, वो उस दिन पे आप ध्यान रखोगे। तो इस तरह से अगर समझो अपना अच्छा दिन नहीं आ रहा है, बुरा दिन आ रहा है, तो हमें बताया गया कि ये पीरियड आपका अच्छा नहीं है, तो वहां पे हम अपना कोई रिस्क नहीं लेंगे, हम अच्छे काम नहीं करेंगे, तो हम अपने आप को संभाल सकते हैं नुकसान होने से। तो कुंडली जो है वो हमारे लिए जीवन जीने के लिए एक गाइडलाइन है, जिस गाइडलाइन को हम उसको यूज करें। क्योंकि कई बार क्या होता है आजकल कुंडली का कैसा हो गया, कुंडली बच्चा जन्म लेता है, सुनिए जी, और जन्म लेता है तभी उसकी कुंडली बन जाती है, वो कुंडली कबाड़ में चली जाती है, और उसके बाद में जब भी उसका 20 साल 21 साल के बाद में उसका शादी होना होता है तभी वो कबाड़ में से बाहर निकलती है, और Correct. फिर वो शादी के लिए दी जाती है। उसका मैच मैचिंग हो गया, 10 मिनट में मैच मैचिंग हो जाता है, मैच मैचिंग हो गया जैसे वापस मिल गया कि हाँ इसकी शादी कर सकते हैं, वो वापस वो कुंडली कबाड़ में चली जाती है, वो आदमी मर भी जाता है तो भी उसकी कुंडली उसकी चीता में नहीं डाली जाती है। अब राइट। उसका अध्याय खत्म हो गया तो वहां पे आप खत्म कर दो उसको। तो इस अच्छा। तरह से ये कुंडली जो है वो एक्चुअली हमारी जीवन की गाइडलाइन है, हमारे जीवन का गाइडलाइन है, जिसका हम सहारा लेके हम उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत सारा फायदा हो सकता है। और मेरे हिसाब से तो हर एक को अपनी अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। जैसे अभी बच्चा है, अगर कुंडली आप देखोगे तो कुंडली के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है कि जिससे वो बच्चा कौन से करियर में जा सकता है, कौन से सब्जेक्ट लेके पढ़ाई कर सकता है। तो आप इस तरह से उसकी अगर आपने जान लिया तो आप उसी कैरियर में उसको अगर लेके जाते हैं तो उसको सक्सेस मिलता है, वो आगे जाके अपने जो लाइफ पाथ है उसको वो सही कर सकता है। तो ये एक गाइडलाइन के तौर पे हमें उसको हर बार पढ़वा के आगे चलना चाहिए और उसका बेनिफिट लेना चाहिए। कई लोग लेते हैं इसका बेनिफिट, तो उसमें कोई शर्माने की या डरने की बात नहीं होती है। ये हमारी कुंडली है, हमारे कर्मों के बेस है, तो हमें उसका सहारा लेना ही चाहिए मेरे हिसाब से। धन्यवाद। अच्छा, अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ, पुणे से मिस कल्याणी का है। हम्म। उनकी क्वेरी है कि क्या जेमस्टोन पहनने से कुछ फ़ायदा होता है, या वो खाली दिखावे के लिए या शो के लिए पहनते हैं, या कोई लोग फैशन के लिए पहनते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये काफी लोगों को प्रॉब्लम्स समझ में नहीं आता है। कई बार ये सवाल आते हैं, हमारे पास में भी आते हैं हाँ, हाँ। कि जेमस्टोन पहनने से क्या फायदा होता है। हुँ। और सी बेसिकली जेमस्टोन जो है वो नेचुरल है, समुद्र में से निकलता है, हुँ। माइंस में से निकलता है, वो नेचुरल चीज है। अब जैसे सूर्य और चंद्र आकाश के अंदर जब आमने सामने होते हैं तो हम पूनम बोलते हैं, और पूनम के दिन पे आप देखोगे तो समुद्र के अंदर पानी की लहरें बढ़ जाती है, वो बोलते हाई टाइड आ गया। राइट। और अगर समझो कि पृथ्वी के ऊपर अगर पानी 70% है, और तो हाँ। हमारे लाइफ में भी हमारे अंदर भी 70% पानी है। तो राइट। ये जो 70% जो पानी है हमारे अंदर, तो वो जो हलचल ऊपर ग्रहों के बीच में हुई है, ग्रह के आमने सामने होने से अगर पृथ्वी के ऊपर एक पानी में हलचल हो गई है, वो ही हलचल हमारे शरीर में भी देखने को मिलती है। अगर सूर्य और चंद्र की हलचल से ये हो गया तो सूर्य के आजू बाजू से सारे ग्रह
घूम रहे हैं, तो ग्रहों की उसकी हलचल या ग्रहों का जो भी इम्पैक्ट होता है, वो हमारी कुंडली में दर्शाया गया। अब उसमें हम जेमस्टोन कौन-सा पहनते हैं? जो हमारे ग्रह वीक होते हैं, हमारे ग्रह जो हमें बल देने वाले लेकिन बल नहीं है कुंडली में, तो हमें सजेस्ट किया जाता है कि ये स्टोन आप अगर पहनते हो, तो इससे आपको फ़ायदा होगा और वो ग्रह को बल मिलता है, पर उस बल मिलने से हम उसको आगे अच्छे से उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये जेमस्टोन पहनना एक रेमेडीज़ है, ऐसी एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी रेमेडीज़ हैं और उस रेमेडीज़ के द्वारा हमने एक वेबिनार किया था जिसके अंदर रेमेडीज़ का भी काफ़ी ज़िक्र किया था कि कौन सी अलग रेमेडीज़ होती है। अब जेमस्टोन थोड़ा महँगा होता है, तो लोग नहीं अफ़ोर्ड कर पाते, उसके लिए कुछ और रेमेडीज़ आप कर सकते हैं और करवा के हम कर सकते हैं। हमारा पर्पज़ ये होता है, एस्ट्रोलॉजर का और अध्यात्म गुरुओं का पर्पज़ यही होता है कि आपकी कुंडली में जो ग्रह कमज़ोर है, उसको बल देने के लिए हमें जेमस्टोन पहनाना चाहिए। तो या तो हमें कोई भी उपाय करना चाहिए और वो जेमस्टोन पहनने से इस तरह से जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया पृथ्वी पे ऊपर पानी की हलचल अगर हाई टाइड होती है अमावस के दिन पे अगर आप जाओगे तो सूर्य और चंद्र साथ में होते हैं तो अमावस हो जाती है जब पानी का जो है वो ओट आ जाती है पानी अंदर चला जाता है तो ये और वो आदमी के अंदर भी वो चीजें दिखती है और ये आपको मैं बता दूं कि जैसे अगर कोई कभी अमावस होती है और उस दिन पे अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो हर अमावस के दिन पे उसके अंदर डिप्रेशन मोड या उसके सुस्तपन दिखने को मिलता है उसको और जब भी पूनम के दिन पे जब जन्म हुआ है तो उसके अंदर प्लेजेंटनेस देखने को मिलती है पूनम के दिन पे तो ये जो चेंजेस होता है ग्रहों के अंदर जो भी चेंजेस हो रहा है वो चेंजेस की असर हमारी बॉडी में भी होती है इसीलिए उसको रिप्रेजेंट करने वाले जो स्टोन्स है उसको हम पहनते हैं जिससे वो ग्रहों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं एंड अपने उस ऊर्जा से हम हमारे बॉडी में उसका असर चेंजेस देखने को मिलता है और उसका हमें फायदा लेने को होता है। अच्छा जी। शायद मुझे तो ऐसा लगता है जेमस्टोन मतलब छतरी हो गई एक तरह की, जो किसी बारिश में कोई यस, आप बाहर निकलो और आपको पानी से करेक्ट, बचाती है। तो मतलब आप एक तरह की करेक्ट, छतरी प्रदान कर रहे हैं आपके हाँ, शिष्यों को। सही बात है। देखो सुनील जी आपको मैं बताऊँ कि बड़े-बड़े सेलिब्रिटी हुँ, आपने देखा होगा बड़े-बड़े मिनिस्टर देखा होगा, बड़े-बड़े सेलिब्रिटी देखा होगा, कभी आपने टीवी के अंदर आप जो सीरियल्स देखते हैं, उन वो सब में भी आप हीरो, हीरोइन को सबको आप हाथ में अंगूठियाँ पहनते हुए देख रहे हैं। तो राइट। अगर ये बड़े-बड़े लोग अगर अंगूठी पहन के अपना करियर अच्छा बना सकते हैं, तो उसका कुछ तो फ़ायदा होता होगा ना? तभी तो वो लोग ये सब चीज़ों में मानते हैं और इस चीज़ों को लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। हमें देखिए हाँ, सारी चीज़ें हमें फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ या हमें फ़ायदा लेट हो रहा है, वो एक अपनी कुंडली के बेस पे वर्क करता है। बाकी मेरे हिसाब से तो 100% फ़ायदा होता है। अच्छा, धन्यवाद। हुँ, थैंक यू। अच्छा, अब गुड डे। मिस्टर राजेश अग्रवाल जी हैं मुलुंड से। हाँ, ये पूछते हाँ, हैं कि सर मेरे पास तो मेरी कुंडली है ही नहीं, मैं कब पैदा हाँ। हुआ, कब नहीं हुआ, टाइम वगैरह नहीं है, तो उसको हुँ। कैसे हमें कैसे पता चले कि आगे क्या प्रॉब्लम आ सकती है या अभी जो प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका निकाल आप हाँ, कैसे ये भी बहुत करेक्ट सुनील जी ये बहुत अच्छा सवाल है कई बार कई लोगों का आता है कि कई लोगों ने जैसे गांव में जन्म हो गया तो कोई नोटिफिकेशन नहीं किया सही? या कोई टाइम जो डिफाइन किया वो टाइम सही नहीं है तो हुँ, उनका जो प्रॉब्लम्स है या तो समझो 50 साल के 60 साल के होने को आए और नौकरी चली गई और कोई करियर में प्रॉब्लम्स आ गया तो वो लोग कैसे उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं जी, इसमें 2 तरीका है। एक तरीका ये है कि अगर माँ-बाप के पास में कुंडली नहीं है, उसका कुंडली बन नहीं सकती है या उनका कोई टाइम पीरियड बराबर नहीं है, तो उनके जो बच्चे हैं, अभी रिसेंट वाले, तो उस बच्चे की कुंडली के ऊपर से हम माँ-बाप की कुंडली को चेक कर सकते हैं, उनको सहायता दे सकते हैं। हम उसको चेक करके उसको बेनिफिट दे सकते हैं, उनकी तकलीफ को, उनकी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा हुँ, तरीका ये है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत सारी ऐसी जो सिस्टम्स है कि जिसको द्वारा अब एस्ट्रोलॉजी हमारा बेस है सिस्टम द्वारा हम अलग अलग सिस्टम द्वारा जो एस्ट्रोलॉजी के बेस पे निर्भर करती है उस सिस्टम के द्वारा भी हम उनके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे सकते हैं जैसे कि हम प्रश्न कुंडली के द्वारा भी उनके प्रश्नों को हल कर सकते हैं
अच्छे से हम टैरो कार्ड रीडिंग से भी हम उनके प्रश्नों का हल कर सकते हैं। हम वास्तु से भी निवारण कर सकते हैं उनका, न्यूमरोलॉजी से निवारण कर सकते हैं, सिग्नेचर से भी उनका निवारण कर सकते हैं उनके प्रॉब्लम्स का। हम हाथ देख के भी, पामिस्ट्री के द्वारा भी हम उनका निवारण कर सकते हैं। तो ये आप इस तरह से उनका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर उनको सही लगता है तो वो अपने बच्चों की कुंडली से द्वारा, या तो आप सिग्नेचर से या न्यूमरोलॉजी से या टैरो कार्ड रीडिंग से अपने प्रश्नों का हल ले सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा और सुंदर बना सकते पंडित जी, इसमें हम डाउज़र वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं? हैं। डाउजर्स भी यूज कर सकते हैं। डाउजर्स भी एक अच्छी विद्या है जो हुँ, एनी डैम क्वेश्चन सवाल जवाब देने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। टैरो कार्ड रीडर्स जो होते हैं वो भी डाउजर्स अपने पास में रखते हैं और डाउजर्स बहुत अच्छे से काम आता है, क्योंकि डाउजर्स जो होता था पहले उसको क्या करते थे, पानी ढूंढने के लिए, जमीन में से पानी ढूंढने के लिए उसका यूज किया जाता है। हाँ, हाँ। फिर अभी साइकोलॉजिस्ट जो होते थे, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन ये सब करने के लिए डाउजर्स का उपयोग करते, क्रिस्टल्स के डाउजर्स यूज करते वो लोग। अभी तो हीलर्स जो होते हैं, जो हीलिंग करते हैं, बॉडी को हील करते हैं, रेकी हीलर्स होते हैं वो, और जैसे वास्तुशास्त्री होते हैं वो भी डाउजर के द्वारा एनर्जी को चेक कर सकते हैं। आपके घर में कौन सी एनर्जी फ्लो कर रही है उसको चेक कर सकते हैं। आप एनी डैम क्वेश्चन के आंसर्स ले सकते हैं। आप किसी व्यक्ति अगर कोई गुम जाता है या कोई प्रॉब्लम्स हो जाता है या कहीं मिल नहीं रहा है, तो उनको भी अगर ढूंढना है तो हम उसको भी स्टेट से या गांव से उसको ढूंढ सकते हैं। तो ये काफी फायदा होता है डाउजर्स के द्वारा। तो ये बहुत अच्छी विद्या है जिसको हम यूज करते अच्छा, अगला प्रश्न हम लेते हैं राजेंद्र जी का। हैं। इन्होंने ये गोरेगांव से पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज किया इन्होंने कि हम्म। मंगल दोष की जो शादियाँ होती है, या मंगल दोष अगर है तो शादियाँ कैसे हो सकती है और उसमें क्या परेशानी आ सकती है और उसका सॉल्यूशन क्या है? सी ये एक बहुत जो बोलते हैं ना कि डरावनी घटनाएं बना के रखी है ये दोष की। जैसे मंगल दोष होता है वो मांगलिक कुंडली के बोला जाता है। उसमें जैसे कुंडली के अंदर पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव और 12वें भाव में अगर मंगल बैठा हो तो मांगलिक कुंडली बोली जाती है। ऐसे मंगल का काम क्या होता है? मंगल का काम क्या होता है कि अग्रेशन देना, एक जुस्सा देना, एक उसको आगे लेके जाना, एक अपने खून को अच्छे से उसको रिफ्लेक्ट करना, ये सब मंगल का काम है। अग्रेशन का, आक्रोश का, ये सब मंगल रिप्रेजेंट करता है। तो क्या होता है, मांगलिक दोष का एक नियम शास्त्र के अंदर बनाया गया कि अगर मंगल 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में अगर है तो उसको मांगलिक कुंडली बोली जाती है। अब मांगलिक कुंडली से काफी डिटेल में हम चर्चा बाद में करेंगे इसके लिए, इस दोष के बारे में। लेकिन मांगलिक जो कुंडली होती है उसके लिए मंगल दोष माना गया। तो मंगल दोष से होता क्या है? मंगल दोष के द्वारा अगर किसी भी कुंडली में मंगल दोष है तो उस मंगल दोष का निवारण करना चाहिए। या तो उसके लिए आप मंगल का जो नंग है, जो जेमस्टोन है वो पहनना चाहिए। ये एक रेमेडीज के तौर में आप ले सकते हैं। दूसरा, मंगल दोष जिसको है उसको मंगल दोष वाली लड़की या लड़का ही लेना चाहिए। ये आग्रह रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि उस दोनों के बीच में जो तनाव होता है वो कम हो जाता है। अब जैसे आपने देखा होगा लव मैरिज हो जाता है तो वो लोग तो कुंडली देखते नहीं है, कई लोग बिना कुंडली का भी शादी कर लेते हैं। तो क्या उनको मंगल दोष होगा तो क्या होगा? तो मंगल दोष होगा तो उनको प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जैसे मंगल से क्या होता है, मंगल दोष होगा तो वो उनके चाल चलन में, उनके स्वभाव में काफी प्रॉब्लम्स आएंगे। एक दूसरे का स्वभाव मिलता नहीं है, फिर एक दूसरे से अलग रह जाते हैं। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि जैसे लड़की जो है वो इंडिया में, लड़का फॉरेन में चला गया है शादी करने के बाद में, तो उनका विरह रहता है, वो दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं, सेपरेशन हो जाता है। तो ये जो सारी जो घटनाएं होती है वो धीरे धीरे उसके अंदर देखने को मिलती है। कई लव मैरिज जो आपने देखा होगा फेल हो जाते हैं, तो हुँ, उसके अंदर भी मंगल दोष का कारण हो सकता है। तो मंगल दोष ये है एक अच्छा भी माना जाता है। देखिए मंगल दोष तो सारी हमारी जो कुंडलियां हैं, सभी लोगों की कुंडली के अंदर मंगल का बहुत महत्व है। सभी के अंदर मंगल दोष होता है। लेकिन ये जो नियम जो बनाया शास्त्र में, वो नियम के अंदर जो अगर मंगल होता है तो ये एक्चुअली मांगलिक कुंडली बोली जाती है। और ये मांगलिक कुंडली को हमें दोष निवारण करके करना चाहिए। लेकिन ये कभी उसका इम्पैक्ट आता है
इम्पैक्ट तभी आता है जब उसकी शादी होने वाली होती है, तभी। अब जैसे मेरे पास में एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, बहुत मुझे ताज्जुब हुआ था कि एक माँ-बाप अपनी 3 साल की बच्ची की कुंडली किसी को बताई। अब वो उसके अंदर मांगलिक दोष देखने को मिला। तो वो शास्त्री जी ने उसको बता दिया कि इसको मांगलिक दोष है। अब ये मांगलिक दोष की जो भ्रमणा है, वो लोगों के लिए डर वाली भ्रमणा पैदा कर रही है। तो उससे क्या होगा, वो माँ-बाप चिंता में आ गए कि अब ये बेटी की शादी कभी होगी, शादी लेट होगी, उसको कोई लड़का मंगल वाला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अब अभी से वो डरना चालू हो गए। मतलब 3 साल की बच्ची है, उसके लिए अभी डरना ज़रूरी नहीं है। हमारा आपको यही निवेदन है कि आप कहीं पे भी कुंडली दिखाओ और कुंडली में आप देखोगे मंगल दोष अगर आपको आपके बच्चों के लिए मिलता है, तो वो उसका इम्पैक्ट 20 साल, 18 साल के बाद में जब उसकी शादी का योग बनेगा, उस समय पे उसका निवारण कर लो या उसपे जो भी पूजा-पाठ होती है वो करके या मांगलिक दोष वाली कुंडली से आप शादी करवाइए। इससे अलावा कुछ उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है और आप ये जो गलत भ्रमणा है उससे आप निकल जाइए और अपनी कुंडली अच्छे से दोनों की बता के अच्छे से शादी करिए। कोई डरने वाली बात नहीं है। अच्छा, अच्छा, अगला प्रश्न हम लेते हैं पीयूष वर्मा जी का। इन्होंने हुँ, कहा है, ये पूछ रहे हैं कि हुँ। पितृदोष का कारण क्या है और पितृदोष अगर है तो उसका निवारण कैसे करें? आप अ, कृपया बताइए। हाँ, हुँ। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि पितृदोष का अभी आजकल देखोगे कि पितृदोष जो बनता है, वो शनि और राहु से कुंडली में शनि और राहु से बनता है। सूर्य और राहु से बनता है। अलग-अलग स्थान पे वो अगर होता है, तो इसके द्वारा पितृदोष बनता है। तो पितृदोष का जो कारण है, जैसे सूर्य जो है वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम उसको पिता मानते हैं। शनि जो है उसको हम दादा मानते हैं। तो हमारे जो पितृ होते हैं, जो हमारे पितृ जो हमारे होते हैं बाप-दादा जो बोला जाता है उनको अगर उनका देहांत हो जाता है तो हमारे पितृ में शामिल हो जाते हैं। अब कई पितृदोष का मतलब क्या होता है? पितृ एंड दोष बोला गया है। तो हमारे सारे पितृ नहीं आते उसके अंदर। हमारे जो पितृ जो है, जो हमारे पूर्वज मर गए हैं और उनके द्वारा कोई भी गलत काम हुआ हो या वो अगर कहीं अलग अघटना से मतलब अपमृत्यु में मर गए हैं, किसी जैसे दुर्घटना उनका से मर गए सुसाइड हो हो या एक्सीडेंट में मर गए हो। यस करेक्ट। तो एक्सीडेंट में मर गए हैं या उनका अगर सुसाइड हो गया है, उनका खून हो गया है, उनके कोई गलत संगत से उनका मृत्यु हो गया हो, तो ऐसी जो मृत्यु हुआ है, वो हमारे पितृदोष के अंदर आता है। अब पितृदोष में होता क्या है कि पितृ दोष का मतलब ये होता है कि हमारे जो पितृ इस तरह से मर गए, वो क्या होते हैं प्रेत योनि में भटक रहे हैं। अब प्रेत योनि में हमारे पास में एक तो योनि मतलब हम जो जिंदा है वो योनि, एक स्वर्ग ये नर्क वाली योनि और एक जो है बीच की जो जो प्रेत योनि बोलते हैं। तो ये प्रेत योनि में भटक रहे हैं। अब भगवान को क्या है जब वो अपने जो सोल है उन्होंने पृथ्वी पे भेजा, तो उनका चक्कर वो बराबर से चलता रहना चाहिए। ओके, जीवन लेना फिर मरना, जीवन लेना मरना, ये पूरा चक्कर जो है वो बराबर चलना चाहिए। तो अभी पता चला कि वो आत्मा ने कुछ गलत काम कर लिया और उनका मृत्यु हो गया, तो वो प्रेत योनि में भटक रहा है। तो प्रेत योनि में भटक रहा है तो उसको वापस जीवन की योनि में लेके आने के लिए वो एक दोष जो होता है वो कुंडली के अंदर रिफ्लेक्ट करता है। अब ये दोष जो होता है वो जिसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, उस व्यक्ति के पिता के अंदर भी देखने को मिलेगा या उस व्यक्ति के बच्चे के अंदर भी दोष देखने को मिलेगा। मतलब कि ये दोष है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। किसी न किसी से। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि एक पिता के अंदर अगर दोष है, तो उसके 2 बेटे हैं या 2 बेटे और 1 बेटी है, तो तीनों के अंदर होगा। तीनों के अंदर नहीं होता है। ये किसी एक के अंदर देखने को मिलेगा या 2 के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि वो दोष का मतलब ये होता है, दोष से होता क्या है? पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं दोष को कैसे दोष हुआ, ये तो हमने समझा है कि ये जो प्रेत योनि में भटकते हुए हमारे पितृ है, उसका हम पूजा पाठ करके उसका श्राद्ध कर्म अच्छे से करके और वो जो उसकी पूजा होती है जिसको बोलते हैं नारायण बलि की पूजा होती है। जो नारायण बलि की पूजा होती है, त्रिपुरीन श्राद्ध की पूजा होती है, कंप्लीट ये पूजा
करके हम उनको जो जीवन योनि में लेके आएँगे और उसके द्वारा हमें फिर उसका आशीर्वाद मिलता है। आपने देखा होगा कि कोई भी हवन या पूजा होती है, उसके अंदर पितरों को पहले बुलाया जाता है, मतलब उसका महत्व बहुत है अपनी लाइफ में। तो हमें जैसे माँ-बाप को हम पहले पूजते हैं, वैसे ही पितरों को पहले पूजा जाता है, तो उसका महत्व बहुत है। अब जैसे मैंने बोला कि अगर एक ये कैरी फॉरवर्ड होता है, तो इसमें जो आध्यात्मिक होते हैं, जो भगवान को अच्छे से मानने वाले होते हैं, जो भगवान को बेस रख के काम करते हैं, उनकी कुंडली में ज़्यादा करके ये दोष कैरी फॉरवर्ड में दिखता है क्योंकि उसको कोई भी तकलीफ आएगी, तो वो क्या करेगा, वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा और जाने के बाद एस्ट्रोलॉजर उसको समझाएगा ये दोष है, तो ये दोष का निवारण करिए। बट जो जो अध्यात्म में नहीं मानता है या जो पूजा पाठ में नहीं मानता है, जो अधार्मिक व्यक्ति है, उसको अगर कोई उसके जीवन में कोई भी घटनाएँ बनती है, दुर्घटनाएँ बनती है, तो वो क्या बोलता है, हो गया उसमें क्या लेना-देना? तो ठीक है, होता रहता है। तो उसको कोई लेना-देना नहीं होता है। प्रेत योनि में से वो निकल के वापस आने की जो घटना है, वो जो वो व्यक्ति कर नहीं पाएगा। इसीलिए जो धार्मिक होता है, जो धर्मों को मानते हैं, जो पूजा-पाठ करने वाले हैं, उनके अंदर ज़्यादा करके ये दोष कैरी फॉरवर्ड के उसमें दिखता है। और ये दोष से होता वो ये दोष कैसे जानने को मिलता है, अगर किसी की मैं कुंडली ना देखूँ और अगर उसकी जो बातें सब सुनता हूँ, तो मुझे समझ में आ जाता है कि उसके अंदर ये पितृदोष होता है। जैसे कि पितृदोष के अलग-अलग दोष को पहचानने के तरीके मैं बताता हूँ, जिसके अंदर क्या होता है, जैसे घर में अचानक से बहुत सारे झगड़े हो जाना, तनाव रहना, बार-बार झगड़े होना, घर में एक तनावपूर्ण वातावरण बने रहना, कोई एक-दूसरे से बात नहीं कर रहा है या जो घर के सदस्य हैं, वो जॉइंट फैमिली में थे, अभी डिवीज़न हो गया, अलग-अलग रहने लग गए, एक-दूसरे को बुलाते नहीं हैं, समाज में नाम खराब हो जाना और जैसे नौकरी अचानक से चली जाना, कई सालों तक नौकरी नहीं मिलना, बच्चे पैदा नहीं होना और बच्चे शादी नहीं होना, कई बार बड़ी उम्र हो जाती है, शादी नहीं होती है या कई घरों के अंदर आपने देखा होगा, कई बच्चे होते हैं, वो शादी नहीं करते, 50 साल के हो गए, शादी नहीं हो रही है। तो ये जो और अगर शादी हो जाती है, तो बच्चे नहीं होते हैं। तो काफ़ी ऐसे कारण हो जाते हैं, जिसके अंदर दुःख भरा जीवन उसके अंदर देखने को मिलता है। धन की हानि होती है, धन नहीं आना, चोरी हो जाना या धन बहुत सारा आता है, तो अचानक से धन चले जाना या कोई चीटिंग कर लेना आपके साथ में, बिज़नेस में नुकसान हो जाना, बिज़नेस नहीं चलना। बहुत सारी ऐसी जो दुविधा वाली, जो अपने तकलीफ वाली जो चीज़ें होती है, वो हमारे जीवन में अपने जीवन को उथल-पाथल कर देती है। और जब उथल-पाथल होने लग जाती है या ऐसी कोई चीज़ें होती है या घर के अंदर पितरों का सपनों में देखना, बार-बार उनको पितरों का सपनों में आना या घर के अंदर भूत-प्रेत का वास होना या ऐसी कोई ब्लैक मैजिक से कोई प्रॉब्लम्स होना या नेगेटिव एनर्जी का फ्लो होना घर के अंदर, जिससे तनाव-प्रिय वातावरण होना, ये सारी जो चीज़ें हैं, वो पितृदोष को दर्शाती हैं और ये सब जो चीज़ें हैं, उससे अगर आपको निवारण चाहिए, तो पितृदोष का चेक करवा के आप उसका दोष निवारण करते हैं, तो आपका फ़ायदा होता है। अभी पितृदोष जो है, वो एक दोष मतलब हर्डल्स, हमारे जो अच्छे कर्म या अच्छी चीज़ें हमें करनी है, तो उसके अंदर ये हर्डल्स जो होते हैं, उसको हमें रिमूव करना चाहिए और इसके बाद में कई बार तो ऐसा होता है कि हम शादी के लिए बोलते हैं किसी को, तो शादी में ऐसा होता है कि शादी के योग बन गए, उसके गोचर भी अच्छे से आ रहे हैं और सारी चीज़ें होने वाली है, लेकिन वो शादी उस योग के दौरान होती नहीं है, बिकॉज़ उसके पितृदोष है, तो उसका निवारण जब तक नहीं करेंगे, तो हर्डल्स नहीं होता है, तो वो दोष भी जो योग है, वो भी चला जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको निवारण करके आगे जीवन को सुंदर बनाना। धन्यवाद आसुमेश जी। आई थिंक पीयूष जी को उनके सवाल का उत्तर मिल गया होगा। अगला सवाल हम लोग लेते हैं बड़ौदा से। बड़ौदा से नीता बेन कहती हैं कि कुंडली मिलान करना हुँ। चाहिए या ब्लड ग्रुप का मैच करना चाहिए? शादी के समय कुंडली मिलान करना सही रहता है या ब्लड ग्रुप हुँ। का मैच करना सही रहता है? अच्छा, देखिए ब्लड ग्रुप का मैच करना ये एक मेडिकल टर्म्स होती है। अगर समझो कि उसको बच्चा होना होगा, तभी वो कुछ अपने को ब्लड की ज़रूरत पड़ी हो लेडी को, तो उसके लिए वो प्रॉब्लम होता है या आप मैंने तो कई बार ऐसा देखा है कि एक ही ब्लड ग्रुप के
हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता। ब्लड ग्रुप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैच मैचिंग जो है वो लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी अच्छा। कुंडली को शादी करने से पहले आप मैच मैचिंग करते हैं तो उससे मैच मैचिंग से काफ़ी अच्छा उसका सॉल्यूशन मिलता है। और देखिए मैच मैचिंग का मतलब ये नहीं होता है कि जो कंप्यूटर के अंदर हमने मैच मैचिंग जो लड़के लड़की का कर लिया, 36 गुण में से हमें 18 गुण मिनिमम चाहिए होता है। तो 36 गुण में से 18 गुण मिल गया या 20 गुण मिल गया या 25 गुण मिला या 31 गुण मिला, तो चलो शादी कर लो। ऐसा नहीं होता है। ये एक एक प्रोसेस है, मतलब पूरा मैच मैचिंग का एक छोटा-सा प्रोसेस। क्योंकि मैच मैचिंग में जो 36 गुण है, वो चंद्र का 8 पार्ट है। तो चंद्र को 8 तरीके से विभाजन करके उसके पॉइंट दोनों की कुंडली को मिलान करके उसको पॉइंट दिया जाता है और पॉइंट के उसका टोटल मार के वो 36 में से वो कितने पॉइंट मिले वो देखा जाता है। मतलब आपने चंद्र मिलाया दोनों का। चंद्र मतलब मन। एस्ट्रोलॉजी में चंद्र मतलब मन होता है। मन मतलब दोनों का मन मिलाया। अब हम्म, दोनों के बीच की कुंडली के अंदर दूसरे भी ग्रह है, 9 ग्रह होते हैं, उसमें से चलो राहु केतु को छोड़ देते हैं। तो अगर हम 7 ग्रहों को मिलान करना चाहिए तभी तो एक्चुअल कुंडली मिलेगी। क्योंकि देखिए आप जिस व्यक्ति की जो भी लड़के-लड़की की यहाँ पे शादी हो रही है, वो क्या है? 2 आत्मा का मिलन है। एक पृथ्वी के ऊपर एक बड़ी-सी घटना हो रही है। उसके अंदर 2 अलग-अलग जगह पे आत्मा है, उसका मिलन हो रहा है। आपने देखा होगा कई बार हम दुबई के एक लड़का है, उससे शादी हो गई। मतलब वो कहाँ पे है, आप कहाँ पे हो, शादी वहाँ पे हो गई। ये क्या है? मतलब ये सारा चीज़ तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो उसने वो जो चीज़ें करी हैं, तो उसको अच्छे से देख के भले भगवान ने जोड़ी बनाई है, लेकिन हमारा काम है कर्म करना। तो हम उसको मैच मैचिंग अच्छे से मतलब एक तो कुंडली मिलान कर लिया, फिर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा के उनकी कुंडली के अंदर के जो ग्रह हैं, उसको आपने मिलान कर दिया, वो भी ज़रूरी है। आपने ग्रहों को सारे ग्रहों को क्योंकि उसकी आयुष्य, उसका फाइनेंशियल पोज़ीशन, उनका मंगल और शुक्र मतलब अट्रैक्शन वैल्यू उनका क्या रहेगा, उनका सेक्सुअल अट्रैक्शन कैसा रहेगा, उनके बीच में आत्मा का मिलन कैसा रहेगा, उन वो सारी जो चीज़ें हैं, वो ग्रहों के द्वारा हम देख सकते हैं। इसीलिए खाली 36 में से गुण मिलाना ही महत्व नहीं है, उसके साथ-साथ में आपको ग्रहों का भी मिलन करना चाहिए तो ही वो सही मायने में कुंडली मिलान बोलते हैं और उससे उसका फ़ायदा लेना चाहिए। कई ऐसी कुंडलियाँ हैं जिसके अंदर कोई मानता नहीं है और कुंडली बिना कुंडली मिलान के काम करते हैं और फिर हमें बोलते हैं, "अरे गुरुजी क्या बात करते हो? हमने तो देखो फलाने की शादी कर दी, कुछ भी नहीं हुआ, उसका मिलन नहीं हुआ।" देखिए हम एक पत जो झाड़ का एक पत्ता हम हिला नहीं सकते। झाड़ का एक पत्ता भी ऊपर वाले की मर्ज़ी से हिलता है। तो ऊपर वाले को उसको अच्छा करना होगा या बुरा करना होगा, वो उसने कर दिया। जैसे हमने पहले बताया कि कुंडली जो है वो मिलान करना, कुंडली को रीड करना, ये सारी चीज़ें जो है हमारी गाइडलाइन है। ऊपर वाला तो बोलता है, आपको मैंने बुक खोल के दे दी है, तो आप बुक को पढ़ो और अच्छे से जीवन को निर्वाह करो। फिर आप नहीं आपका अहम है, आपका अहंकार है। इसमें ऊपर वाले को कोई ये नहीं है, उसमें जो नुकसान हो गया तो फिर देखो आप क्या करना है। अभी हमारे पास में एक कुंडली आई थी जिसने खाली कुंडली मिलान किया, 6 कुंडली में उसको मिलान करके 2 जन ने ऐसा कर दिया, 6 कुंडली का 6 मिलान हुआ 6 पॉइंट मिले और किसी ने उस दूसरे ने बताया 8 पॉइंट मिल रहा है, शादी कर ली, 2 साल हो गया, अभी बच्चे नहीं हो रहे हैं, अब क्या होगा? तो ये कोई तरीका नहीं होता, आप उसको अच्छे से समझो क्या मिनिमम 18 गुण मिलने चाहिए, सारे ग्रह मिलने चाहिए। आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को, अच्छे पंडित को दिखाइए और बच्चों का जीवन का ये सवाल है, उसके लिए आप उसको अच्छे से कुंडली मिलान 100% ज़रूरी है और करेंगे तो आपको फ़ायदा है, बाकी आपकी मर्ज़ी। अच्छा, अगला प्रश्न है। आई थिंक इससे भी उनका सॉल्यूशन मिल गया होगा। नीता बेन को उनका हुँ, सॉल्यूशन मिल गया होगा कुंडली का। अब राजेश जी पूछ रहे हैं, क्या हुँ, कर्म हुँ। थ्योरी हमारी कुंडली की खराब हालत को चेंज कर पाती है? कर्म थ्योरी हाँ क्या जी, है और जैसे सुनील जी कुंडली का मैंने क्या है? करेक्ट, अभी सुनील जी आपको मैंने वो अभी पहले ही आपको
बता दिया है कि कर्म की थियरी हमारे लिए क्या काम करती है। हम्म, अभी क्या होता है कई बार हम जो है हमारे पास जितने भी पैसे होते हैं या हमारे पास गाड़ी बंगला है, हम कुछ भी नहीं लेके जाते। हम खाली हमारे कर्म जो किए हैं उसको लेके जाते हैं। इसीलिए गीता में भी कृष्ण ने लास्ट में भी अर्जुन को यही समझाया था कि भैया तेरा जो कर्म है वो तू करते रहे, बल्कि ऐसा मत रख। ये एक प्रिंसिपल जो उन्होंने गीता में बताया हुआ है कि हमें हमारा कर्म करना है, अच्छे से कर्म करो। जो भी है उस कर्म को भीष्म पिता को भी बताया गया था कि आपने अपने कर्म को अच्छे से नहीं किया, आपने जो प्रतिज्ञा ले ली और उसके बाद में जो एक्चुअली आप एज ए भीष्म पिता हो, आप एक धरोहर के और आपको वो कर्म करना चाहिए वो आपने नहीं किया, उसका आपको भुगतना पड़ता है। तो हमारे जो कर्म होते हैं वो हमारे साथ में जाते हैं कहीं पे भी जाए, तो हमारे साथ में और कुछ नहीं चलता है। आत्मा के साथ में खाली उसके कर्म जाते हैं, कर्म के हिसाब से ही चलता है। अगर समझो कि हमारी कुंडली में हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं और या तो हमारे हमने कुंडली नहीं दिखाई और हमने हमें देखा कि हमें बहुत परेशानियां आ रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भगवान जवाबदार नहीं है, हमारे कर्म जवाबदार है। या तो हमने पीछे कुछ गलत काम किया होगा, या तो हमने पास्ट में पास्ट जन्म में हमने कुछ गलत काम किया होगा, उसका हमें भुगतना पड़ रहा है। तो हम ये अगर समझ जाते हैं, हमारे पास में ये समझ आ जाती है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती है कि हमें समझ लेना चाहिए। हमें भगवान को या किसी को दोषी न बताते हुए हम हमारे कर्मों को समझ ले, हम उसका एनालिसिस कर ले कि भाई हमारे आगे हमने क्या किया था, हमने गलत किया था तो उसकी माफी मांगे, उसका प्रायश्चित करें और उसके बाद में हम हमारे कर्मों को सुधारने का प्रयत्न करें, हम अच्छे कर्म करें। हमारे पास अगर करोड़ों रुपया लाखों रुपया आ जाता है तो हम किसी को मदद करने के लिए भी यूज करें, क्योंकि हमारा जीवन बहुत खराब था, भगवान की मेहरबानी से हमारे पास पैसे आए तो हम किसी ऐसे लोगों को भी मदद करें। तो ये जो हमारे कर्म इस तरह से हम सुधारते हैं तो हमारे खराब जो कर्म है उसको वो मिट जाता है और नए कर्म के हिसाब से हमारा फ्यूचर भी अच्छा बन जाता है और हमारी नेक्स्ट लाइफ भी अच्छी बनती है। तो हमारे लिए कर्म का महत्व बहुत है। हर धर्म के अंदर कर्म का महत्व समझाया गया है, हर धर्म में भी कर्म का महत्व है। तो आपको भी ये महत्व क्यों है, तो ये आपको समझना चाहिए। कर्म थियरी बहुत बड़ी थियरी है, उसको अगर हम समझ जाते हैं तो हमें कोई भी तरह की परेशानी नहीं आई। हमने कई बार होता है ना कि हमने बॉस बॉस ने हमें नौकरी से निकाल दिया, ये बहुत ही खड़ूस था। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। वो वो उसके कर्म है, उसने खराब कर्म किया, अच्छे लोग को निकाल दिया, तो उसका कर्म खराब हो गया। लेकिन आप क्यों निकल गए या आपको क्यों निकाला गया, तो उसके लिए अगर सही या गलत आपने अपना एनालिसिस कर। तो मैंने आगे के एक वेबिनार में बताया था, दिवाली का वेबिनार में, कि नया साल चालू होता है जैसे 31 दिसंबर आती है, कई लोगों को 31 दिसंबर के बाद में 2021 तो नया साल माना जाता है। कई लोग अपने अपने धर्मों के हिसाब से अपने अपने नए साल मानते हैं। तो नया साल जब भी चालू होता है उसके पहले हमारे अगले साल का या अगला जो पास्ट था हमारा, वो पास्ट को एनालिसिस करें, बैलेंस शीट बनाइए। आप देखिए हर कंपनी की बैलेंस शीट बनती है, क्यों बैलेंस शीट बनती है? वो देखते हैं हमने क्या गलतियां की, हम इसको नई स्ट्रेटेजी से हम कैसे आगे सुधार कर सकते हैं, हम कैसे प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। अगर ये छोटी सी बात अगर हमारे दिमाग में आ जाती है तो हमारा जीवन तो बहुत बड़ा है। अगर एक कंपनी की बैलेंस शीट बन सकती है तो हम हमारी बैलेंस शीट क्यों नहीं बनाते? हम हमारी बैलेंस शीट, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस क्यों नहीं देखते? हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखने लग गए जब से, तो मैं मानता हूं कि हमारे कर्म की थियरी समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा एनालिसिस हम खुद ही कर रहे हैं और हम एनालिसिस करके बायस एनालिसिस करिए। आप अच्छा देखने की एनालिसिस ना करिए कि हम्म, मैंने उसी को गुस्सा किया था, उसको छोड़ दिया मैंने, हाँ वो उसका वो ऐसा ही था इसलिए मैंने छोड़ा नहीं। अगर मैंने उसको छोड़ा या हमने कुछ किया तो हमारे कर्म नियति थी हमारी, उसे छोड़ दिया। अब मैं प्रायश्चित करूं कि नेक्स्ट हमारे जीवन में ऐसा कोई घटना न बने और हमें किसी को दुख देना न पड़े। ये हम ध्यान रखें, ये हमारी प्रायश्चित है। हम उसको सुधार नहीं सकते तो हम ऐसा न करें, ये तो हमारे हाथ में है, तो हम्म, वो हम कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम हमारे जीवन को कुंडली के द्वारा और हमारे कर्मों के द्वारा समझ के, हमारी बैलेंस शीट बना के, हमारे जीवन की बैलेंस शीट हर साल, हर पल में हमें बना के हमारी स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप देखोगे हमारी जो बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ वो हम आज तक हम बनाते नहीं है। अगर आपने सुना होगा, कई बार पिक्चरों में भी देखा होगा
के ऊपर जैसे आदमी मर जाता है तो वो ऊपर जाता है तो चंद्रगुप्त क्या करता है, उसका चोपड़ा खुलता है, उसके अंदर देखता है कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, उसका वो टोटल मारता है। उसमें पाप अगर ज्यादा है तो बोले नरक में डाल दिया, पुण्य ज्यादा है तो स्वर्ग में डाल दिया, है ना? ये हम पिक्चर में देखते हैं। अब रियल हकीकत में क्या है वो मुझे भी नहीं मालूम है, क्योंकि मैं हम्म, ऊपर जाके नहीं आया हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है। तो इसलिए मैं इसके लिए कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अगर वहाँ पे हिसाब-किताब होता है, तो हम हमारे जीवन का, हमारा खुद का हिसाब-किताब क्यों नहीं करते? सही। हम हमारी बैलेंस शीट बनाना चालू करेंगे, तो हमें कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, ये मेरा मानना है सुनील जी। और ये बहुत अच्छा सवाल है, जिसने भी पूछा है हम्म, उसको हमारा आशीर्वाद और खुश रहिए। हम्म। तो राजेश बोलिए जी, आप शायद खुश हो गए होंगे इनका सवाल के जवाब सुनकर, और पक्का है आप भी अच्छा काम करोगे। बोलिए। अच्छा, हाँ, दिल्ली से नीलिमा जी पूछ रही हैं, ये शायद अपना हाँ, अंतिम प्रश्न होगा, क्योंकि समय हाँ, की कमी के ओके, कारण अगले प्रश्न हम नहीं ले पाएंगे, तो ये अंतिम ओके, प्रश्न का हम जवाब दे देते हैं। हाँ, दिल्ली तो से बाकी का नीलिमा हम जी का, नेक्स्ट वीक में लेंगे। हाँ, बाकी सवाल हम नेक्स्ट वीक ठीक में है, ले लेंगे। दिल्ली से ये ओके, पूछ रही हैं कि हाँ, हम एक ही घर में, एक ही जगह पर काफ़ी सालों से रह रहे हैं, लेकिन ओके, सडनली अभी ऐसा लगता है कि कुछ परेशानियाँ बहुत सी बढ़ गई हैं, घर की हालत भी काफ़ी ओके। ख़राब हो गई है, तो परिवार में भी काफ़ी क्लेश वगैरह चल रहा है, तो ये इसका क्या कारण हो सकता है गुरु जी? सी इसमें सुनिए, तो एक तो मैंने जैसे बताया कि हुँ, पितृदोष का एक तो चेकअप करना चाहिए उनको, हुँ, पितृदोष का एनालिसिस कर लेना चाहिए अगर ऐसा कोई चीज़ एक्टिवेटेड हो गई है। क्योंकि पितृदोष अगर कुंडली में है, तो राहु या शनि की दशा या अंतर्दशा कुछ आती है, तो ये चीज़ें एक्टिवेटेड हो जाती है और उस समय पे ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, तो पहले प्रॉब्लम नहीं था। अब जब भी ये एक्टिवेटेड हो गया, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये एक पहला कारण है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि उनके उस वजह से उनके वास्तु के अंदर कोई न कोई दोष क्रिएट हुआ हो, कोई न कोई नेगेटिविटी फ्लो हो गई हो या कोई न हुँ, कोई परेशानी नेगेटिव ऊर्जा से उनको उनके घर में आई हो। तो मेरा दूसरा ये चेक करने के लिए मैं बोलूँगा, एक तो कुंडली से अपना एनालिसिस कर लीजिए और दूसरा ये है कि आप अपने वास्तु को चेक करवा लीजिए, कि हुँ, अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ आपके वहाँ पे ध्यान से क्या होता है, कई बार हम देखते हैं कि कई बार कई लोगों को आदत होती है कि अपने फर्नीचर को यहाँ से वहाँ मूवमेंट करते रहते हैं, है ना? तो वो मूवमेंट के हिसाब से या कोई ऐसी चीज़ें हमने उल्टी-सीधी रख दी हो या कोई वास्तु दोष अपने आप क्रिएट हो गया हो। अपने आप इन द सेंस के कोई नेगेटिव ऊर्जा हमारे वहाँ फ्लो हुई है या हमें कोई ऐसी चीज़ हुआ हो, तो वास्तु का भी एक चेकअप करवा के उसका निवारण अच्छा। कर लीजिए। ये दोनों चीज़ से आपके प्रॉब्लम को 100% सॉल्यूशन मिलेगा, ये हमें समझ में आ रहा है। धन्यवाद आचार्य जी। अब हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे, और सारे हाँ दर्शकों जी, को मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने सवालों के समाधान के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये नंबर मैं यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ स्क्रीन पे अभी थोड़ी देर में। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भेजिए, मित्रों के साथ शेयर करिए, और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको ये समय समय पर हमारे वीडियो मिलते रहें। आपको मैं अभी एड्रेस और ये फ़ोन नंबर शेयर कर रहा हूँ। और सुनील जी, ये जो हमारा जो ये चैनल हमने चालू किया है, वो चैनल हाँ, का एक पर्पज़ ये था कि ली लोगों को इसका मैसेज मिले, समझे जो चीज़ें गलत हो रही है या गलत होने वाली है, उसको समझे और अपने जीवन को सुंदर बनाए। हम्म, ठीक है, धन्यवाद।